नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर बजट श्रृंखला की तीसरी वीडियो। दोस्तों आज हम जो सप्तऋषि आपको बताए थे पिछली वीडियो में, जो आपके स्क्रीन पर भी है सप्तऋषि, ये दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं हैं। बेसिकली उनको हम सप्तऋषि के नाम से संबोधित कर रहे हैं और सरकार ने इन 7 क्षेत्रों में विकास करने के लिए एक रोड मैप सा तैयार किया है जिसको सप्तऋषि नाम दिया गया है। दोस्तों सप्तऋषि के अंतर्गत समावेशी विकास, अंतिम छोर तक यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अवसंरचना और निवेश, क्षमता निर्माण, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर ध्यान देगी सरकार 2023-24 के बजट के अंतर्गत। ठीक है, तो सप्तऋषि आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि सप्तऋषि आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ऐसे पॉइंट्स बनाकर दे देगा कि कौन सा इनमें से सप्तऋषि में शामिल नहीं है। तो आपको ये वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, इतने रेडी रखना है, नहीं तो आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करेंगे बजट सेशन का, और हमारा आज तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो में हम पहली प्राथमिकता जो हमारी है समावेशी विकास, जो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट है, उसमें बात करेंगे। उसमें हम पहले कृषि और सहकारिता की बात करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन। तो आइए देख लेते हैं एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, और उसके बाद उसी एग्रीकल्चर और कॉपरेशन के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है या चलाएगी, या क्या कुछ प्रावधान 2023-24 के केंद्रीय बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया गया है, उस चीज़ को आइए हम विस्तार से देखते हैं। और एक एक करके हम 7 में से आज जितनी प्राथमिकताएं डिस्कस कर सकते हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि शामिल करें डिस्कशन के अंदर। उसके बाद कुछ प्राथमिकताएं अगर बच जाएंगी तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं कृषि और सहकारिता को। पहला है कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया है। देखते हैं उसमें क्या है। सार्वजनिक हित में कृषि के लिए ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल आधारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। अब डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उद्देश्य क्या है? इनपुट्स और मार्केटिंग आदि से संबंधित जो किसान केंद्रित समाधान है उनको बढ़ावा देगा। तो आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो बेसिकली करेगा क्या कि आगतों यानी कि इनपुट्स जो मिलेंगे और विपणन यानी कि मार्केटिंग में जो संबंधित किसान केंद्रित समाधान है उन पर फोकस करेगा। दूसरा देखते हैं एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। इसमें क्या है? यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड क्या है, तो आपको याद रखना है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगा। तीसरा है कपास की फसल की उपज को बढ़ाना। इसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में क्लस्टर आधारित मूल्य श्रृंखला अप्रोच को अपनाने पर बल दिया जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे क्लस्टर्स के माध्यम से और योगदान होगा हमारा सार्वजनिक निजी भागीदारी का, उसके माध्यम से हम एक मूल्य श्रृंखला डेवलप करेंगे। कपास को उपजाने के लिए, कपास की जो फसल है उसमें उपज को बढ़ावा देने के लिए ये सब प्रावधान किए गए हैं। अब है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम। देखते हैं आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम के अंतर्गत है क्या। दोस्तों इसमें 2200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक व्यय के साथ AHCPP यानी कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम को आरंभ किया जाएगा। कितना करोड़ दिया गया है? 2200 करोड़ रुपए। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य उच्च प्रतिफल प्रदान करने वाली यानी कि हाई वैल्यू जो बागवानी फसलें हैं उनके लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण पादप रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम चलाया जा रहा है बजट 2023-24 के अंतर्गत, उसका उद्देश्य है जो हाई वैल्यूड बागवानी फसलें हैं उन्हें रोग मुक्त
और गुणवत्तापूर्ण पादप रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे दोस्तों, मोटे अनाजों के लिए वैश्विक हब का निर्माण किया जाएगा। देखते हैं कहां। इसके लिए हैदराबाद स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। और याद रखना आप लोग, मोटे अनाज को हम श्री अन्न कहा गया है। अब अगर आपको एक फैक्ट बताऊं तो आप रट लेना कि 2023 को मोटे अनाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये याद रखना आप, यानी कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर किसको घोषित किया गया? 2023 को। वर्तमान में जो चल रहा है, इस चीज को आप नोट करके रखना। वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना बनी हुई है तकरीबन 100%। आगे देखते हैं कृषि ऋण। कृषि ऋण में क्या होगा? पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। और यहां आप बॉक्स के अंदर देखेंगे तो समावेशी विकास को बना करके बॉक्स के अंदर ही दे दिया गया है कि सबका साथ सबका विकास की अवधारणा ने समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए वंचितों को समग्र रूप से प्राथमिकता दी गई है, वंचित वर्ग को। ठीक है। कृषि में देखिए, कृषि और सहकारिता में जो भी चीजें हैं वो दी गई हैं। सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए भी आगे हम चर्चा करेंगे, जो कि नर्सिंग कॉलेज, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, जो कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। इसकी भी चर्चा आजकल खूब जो है न्यूज़पेपर के अंदर होती है। सिकल सेल एनीमिया को अगर आपको जानना है कि आखिर ये है क्या, तो आप टेलीग्राम चैनल, जो कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल चैनल है, उस पर विजिट करें और उसमें विस्तार से सिकल सेल एनीमिया जो है उसके लिए जो मिशन है और सिकल सेल एनीमिया जो रोग है उसके लिए भी जो है पूरा अच्छे से पीडीएफ हमने प्रोवाइड कराई है, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एक दिन एक बड़ी सी न्यूज सिकल सेल एनीमिया के ऊपर आई हुई थी। फिलहाल डिस्कशन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सहकारिता क्षेत्र में आखिर क्या है। दोस्तों, यहां हम कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करेंगे, सहकारिता की। सहकारिता के अंतर्गत सरकार विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों और वंचित वर्गों के लिए सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट सहकारिता के क्षेत्र में यानी कोऑपरेटिव सेक्टर में गवर्नमेंट क्या कर रही है? लघु और सीमांत किसानों और जो अन्य वंचित वर्ग हैं उनमें सहकारिता आधारित एक आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। सरकार ने दोस्तों 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के कंप्यूटरीकरण का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही इनको बहुउद्देशीय पीएसीएस में बनने में सक्षम बनाया जाएगा, यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय बनाने में सक्षम किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सहकारी समितियों में से वंचित पंचायतों और गांवों में सरकार ने आगामी 5 वर्षों के दौरान सहकारी समितियों की स्थापना को सुगम बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ है। तो दोस्तों, आई होप आपको जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम हो रहे हैं कृषि को लेकर के, क्या कुछ प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बनाई गई, उनको किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाएगा, ये सब चर्चा हमने देखा। अब बात करेंगे सभी के लिए वहनीय स्वास्थ्य यानी कि अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल। देखेंगे कि इससे संबंधित क्या प्रावधान बजट के अंतर्गत किए गए हैं। दोस्तों, सभी के लिए जो वहनीय स्वास्थ्य लक्ष्य है उसको देखें सरकार किन किन योजनाओं के माध्यम से या किन पहलों के माध्यम से रीच करने की कोशिश कर रही है। नर्सिंग कॉलेज 2014 के बाद से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो याद रखना कि कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई है, तो वो है 157 नए जो मेडिकल कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज, वो खोले जाएंगे। अगला सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। दोस्तों, इसकी मैंने पहले भी अभी बात की थी, लेकिन इसमें देखिए मैंने उस चीज को पहले ही बता दिया था
कि सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का सरकार ने लक्ष्य कब तक रखा हुआ है? 2047 तक का। तो ये आप मत भूलना, वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो आप बता देना कि 2047 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं, इस मिशन के तहत जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है उसके अंतर्गत प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही 0 से 40 आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। ऐसे लोग जो कि 0 से 40 वर्ष के बीच हैं उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये चीज याद रखना। और ये जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का कार्यक्रम है दोस्तों, ये आजकल की न्यूज बताऊं तो ये शुरू कर दिया गया है और आप लोग इस योजना को, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को आप इंपॉर्टेंट मान के रख चलना कि आपसे एग्जाम के अंदर या साइंस, अब ये मान सकते हैं कि आप ये बजट के अंतर्गत तो आ ही गया है, लेकिन जो आपके साइंस टेक है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक मिल गया है। साइंस टेक का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी के अंदर आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने की एक रवायत सी यूपीएससी ने चला दी है कि वह साइंस टेक के क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चन को पूछता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सरकार के केंद्र में उनकी प्राथमिकताओं में आते हैं। आगे देखते हैं, चिकित्सा उपकरणों के लिए बहुविषयक पाठ्यक्रम। इसमें क्या है कि इसके माध्यम से भावी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च कोटि के विनिर्माण और अनुसंधान के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। आगे जो फार्मा इनोवेशंस है उसमें क्या कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल संबंधी नवाचार। इसमें क्या है कि फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनमें अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है। दोस्तों अभी हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा हद तक चीन पर निर्भर हैं, जो कि एक हमारे लिए बुरी खबर भी है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्योंकि जिनसे दवाएं, मेडिसिन वगैरह बनती हैं, वो तो कम से कम हमें किसी ऐसे देश से ना मंगाना पड़े, आयात ना करना पड़े जो कि हमारा दुश्मन देश हो। उसमें सुरक्षा व्यवस्था का भी खतरा जो है एक संभावना सी बनी रहती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे शिक्षा और कौशल तक पहुंच, यानी कि एक्सेसिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग। तो देखेंगे कि अध्यापकों का प्रशिक्षण, गवर्नमेंट काफी हद तक इस चीज को सुधार किया है कि पहले क्या थे, अध्यापक परंपरागत रूप से जैसे ट्रेंड थे वैसे ही थे, लेकिन अब समय समय पर अध्यापकों की जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन माध्यमों से या ऑफलाइन माध्यमों से कराई जाती रहती है। तो देखते हैं कि अब अध्यापकों का प्रशिक्षण, इसके तहत क्या क्या किया जाएगा। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण जो संस्थान है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है, उनको प्रभावकारी उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। यानी कि अब ट्रेनिंग सेंटर्स को इनोवेट किया जाएगा, उसके लिए और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिससे अध्यापकों का जो प्रशिक्षण है उसको प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा सके। आगे देखेंगे कि बजट में बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की घोषणा की गई है। तो बच्चों और किशोरों के लिए क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, यानी कि किसी ऐप के माध्यम से हमारे पास सभी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल होंगी। ये पहले भी योजना चल चुकी है, लेकिन इस पर थोड़ी सी और बातचीत हम आगे देखेंगे। दोस्तों पहली प्राथमिकता की तो हमने चर्चा कर ली, जो कि समावेशी विकास था। समावेशी विकास के अंतर्गत हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इन सब क्षेत्रों को देखा। अब हम आ गए हैं दूसरी प्राथमिकता पर, और दूसरी प्राथमिकता थी दोस्तों हमारी सप्तर्षि की अंतिम छोर तक पहुंचना, यानी कि रीचिंग द लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। तो किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ये एक टैगलाइन है, यानी कि अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचे। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या प्रावधान बजट के अंतर्गत किया जा रहा है। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसमें अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 500 ब्लॉक्स को शामिल किया जाएगा। तो आप याद रखना कि आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होगा कि सरकारी सेवाएं जो हैं
उनकी जो उपलब्धता है पूरी तरह से पहुंच सके आम लोगों के लिए ग्रॉस रूट तक, इसके लिए तकरीबन 500 ब्लॉक्स को शामिल किया गया है इसमें आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत। दूसरा कार्यक्रम है हमारा प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन, विकास मिशन, यानी कि जो लोग ऐसे विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह होते हैं उनको चिन्हित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। उनको जो कि पीवीटीजी हैं उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। पीवीटीजी जो कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन है, उसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या है दोस्तों। इस मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पीवीटीजीज की बात काफी चल चुकी है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको तैयार रखना पीवीटीजीज। और पीवीटीजीज कभी टाइम मिला तो मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर किन किन जनजातियों को पीवीटीजीज की लिस्ट के अंतर्गत भारत में रखा गया है। दोस्तों, ये जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह होता है वो ऐसे जनजातीय समूह है जो मुख्य धारा से, समाज की जो मुख्य धारा है उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। जैसे जारवा वगैरह जो अंडमान निकोबार में जो जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सेंटिनलीज, ये सब जो जनजातियां हैं वो बिल्कुल विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह होते हैं। उनका जो आम लोग हैं, जो समाज के मुख्य धारा के लोग हैं, उनसे उनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है। तो उन्हें भी, क्योंकि वो भी मानव हैं, तो उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत, हमारे भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी जो विकास और बेहतरी की जिम्मेदारी हमारे देश की बनती है। तो उनके विकास के लिए ये हमारा प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर पीवीटीजी मिशन चलाया गया है। दोस्तों, अगला है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। ये आपने जवाहर नवोदय का नाम सुना होगा। ये जवाहर नवोदय के ही तर्ज पर काम करता है आपका एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत अगले 3 सालों में केंद्र सरकार लगभग 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे हैं 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों, देखिए पेन गलत दिशा में चली गई, अब ठीक है, शिक्षकों, जो शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल पहले से ही चलाए जा रहे हैं, जो कि जनजातीय क्षेत्रों में छात्रों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के साथ साथ, विद्यालय के साथ साथ एक आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत। तो उसी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए अगले 3 सालों में 3.5 लाख जनजातीय छात्र हैं, उनके लिए जो 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, उनके लिए तकरीबन 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की योजना बना रही है गवर्नमेंट। यानी कि इस जो बजट है उसमें एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की भी प्राथमिकता दी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि जनजातियों पर सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, चूंकि जनजातियां हमारे समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग होती हैं और विकास के नाम पे उनका बिल्कुल विकास नहीं हुआ होता है, न के बराबर विकास होता है। तो इसलिए उनको भी हम अपने समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विभिन्न तरह से प्रयास करते रहते हैं। अगला है सूखा प्रवण क्षेत्र के लिए जल। दोस्तों, ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। ऊपरी भद्रा परियोजना, इसको आप लोग सर्च करके या किसी तरह से मुझे बताना, ऊपरी भद्रा परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। ये परियोजना पेनिनसुला में है, यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, यानी कि साउथ इंडिया में है। अब आप साउथ इंडिया में कहाँ हैं, ये आप ऊपरी भद्रा परियोजना को देख के बताना। और अगर मैं किसी भी तरह से गलत हूं, भद्रा परियोजना नॉर्थ साइड में है, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आगे पीएम आवास योजना। दोस्तों, पीएम आवास योजना के अंतर्गत आउटले में 66% की वृद्धि की जा रही है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कितना 66% की वृद्धि आउटले के अंतर्गत की जा रही है। अगला है भारत साझा पुरालेख निधान या भारत श्री।
देखते हैं भारत श्री जो इंडिया शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शंस है, जो भारत श्री है वो क्या है दोस्तों? भारत श्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखना कि भारत श्री आपसे बिल्कुल छूटने ना पाए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। भारत श्री दोस्तों डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा इसे, भारत श्री को। इसके पहले चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण जो है किया जाएगा। तो भारत श्री का को आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये पुरातत्व से संबंधित। दोस्तों अब जो अगली जो व्यवस्था है वह गरीब कैदियों के लिए सहायता किए जाने को लेकर है। जो दूसरी प्राथमिकता थी, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाली थी, उसकी लास्ट प्रावधान है दोस्तों। इसके अंतर्गत जेलों में बंद जो जुर्माने या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ जो गरीब व्यक्ति हैं उनको आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो जेल में बंद गरीब व्यक्ति हैं उनके जो जमानत तक के लिए पैसे जिन लोगों के पास नहीं है, किसी कारणवश वो क्राइम में फंस के कोई क्राइम कर दिए या किसी जो षड्यंत्र है उसके शिकार हो गए, तो उन लोगों को भी बेल के लिए पैसे मुहैया कराएगी भारत सरकार। दोस्तों 2 प्राथमिकताएं डिस्कस की जा चुकी हैं, अब तीसरी प्राथमिकता देख लेते हैं। तीसरी प्राथमिकता है अवसंरचना और निवेश, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट पर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवसंरचना क्षेत्रक हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो देख लेते हैं कि अवसंरचना और निवेश के अंतर्गत क्या कुछ प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। दोस्तों इसमें पहला है विकास और नौकरियों के चालक के रूप में पूंजीगत निवेश। दोस्तों पूंजीगत निवेश क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पूंजीगत निवेश एक ऐसी मदों में निवेश होता है जिससे हमें आउटपुट मिले, यानी कि पूंजी का जिससे निर्माण होता है, ऐसे क्षेत्र को जिसमें पूंजी का निर्माण हो निवेश करने के बाद, उसको हम पूंजीगत निवेश कहते हैं। आगे देखिए, पूंजीगत निवेश के अंतर्गत परिव्यय को 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है बढ़ा करके। पूंजीगत निवेश के क्षेत्र में सरकार काफी ध्यान दे रही है, जैसे कि रोड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इन सब क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है सरकार दोस्तों। और प्रभावी पूंजीगत निवेश, इसके लिए जीडीपी का 4.5% निर्धारित किया गया है, यानी कि सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका 4.5% कहां खर्च किया जाएगा? प्रभावी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। अगला है दोस्तों राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्ष तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें व्यापक रूप से 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की वृद्धि की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आगे और देखेंगे अवसंरचना क्षेत्र में क्या काम किया गया है। दोस्तों अवसंरचना में निवेश, जो निजी निवेश है उसके अवसरों में वृद्धि होगी। प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा फोकस कर रही है गवर्नमेंट। इसमें देखेंगे कि इसमें एक नवीन अवसंरचना वित्त सचिवालय, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरिएट की स्थापना की जाएगी। ये याद रखना आप, नवीन अवसंरचना वित्त सचिवालय की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत निजी निवेश को अवसंरचना में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें रेलवे, सड़क, शहरी अवसंरचना और विद्युत क्षेत्रक शामिल होंगे। मैंने आपको बताया ना कि पूंजीगत निवेश ऐसा निवेश होता है। अब रेलवे में अगर निवेश करेंगे तो रेलवे तो हमें भाई पूंजी बनाती ही है, सड़क में निवेश करेंगे सड़क भी पूंजी बनाती है, उससे आपको टोल टैक्स वगैरह मिलता है गवर्नमेंट को। शहरी अवसंरचना का विकास करेंगे तो बेहतर शहर में जो है विकास होगा, तो लोगों को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मुहैया हो सकेंगे, और सरकार में भी जो शहरी अवसंरचना है उसके विकास के बाद भी पूंजी का जनरेशन होता है। और विद्युत क्षेत्रक को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं विद्युत क्षेत्रक में चल रही हैं जो कि सरकार की जो प्राथमिकता है उसको प्रदर्शित कर रही हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अवसंरचना और निवेश में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए लास्ट माइल कनेक्टिविटी में क्या किया जाएगा, इसको हम देखेंगे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए क्या कुछ प्रावधान किया जा रहा है। तो दोस्तों अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची, इसके अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा अमृत काल के लिए एक उपयुक्त जो है अवसंरचना सुमेलित मास्टर सूची की समीक्षा की जाएगी,
रेलवे में देखते हैं, रेलवे में दोस्तों 2.40 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। तो अब याद रखना कि रेलवे में सरकार कितना इन्वेस्ट कर रही है, 2.40 लाख करोड़, जो कि अब तक का सर्वाधिक जो अलाउंसेस है वो रेलवे सेक्टर को अभी तक का सबसे हाईएस्ट बजट रेलवे को दिया गया है। अब लॉजिस्टिक्स को देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स दोस्तों कई बार आप सुनते होंगे तो सोचते होंगे लॉजिस्टिक्स है क्या, जो ना आवाजाही को आसान बनाता है सेवाओं और वस्तुओं के, उसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि बंदरगाह, ये भी वस्तुओं की आवाजाही आयात निर्यात को सुनिश्चित बनाते हैं, सुगम बनाते हैं। कोयला, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से अंतिम छोर तक जो कनेक्टिविटी हेतु लगभग 100 महत्वपूर्ण परिवहन और संरचना संबंधी योजनाओं की पहचान की गई है। तो समझ गए लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि माल ढुलाई वगैरह में जो चीज सहायक होती है उसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। आगे रीजनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत क्या बात की जा रही है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रोम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का भी पुनरुद्धार, रीडेवलपमेंट या रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तटीय पोत परिवहन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, इसमें जो है पीपीपी मोड में जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तटीय पोत परिवहन में जो है दोस्तों पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हम शहरी विकास की, अर्बन डेवलपमेंट की। देखते हैं अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत बजट में क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों भावी संधारणीय शहर यानी कि सस्टेनेबल सिटीज फॉर टुमारो, इसके अंतर्गत दोस्तों इसके राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन से जुड़े सुधारों तथा कार्यवाहियों हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। संपत्ति कर व्यवस्था में सुधारों और शहरी अवसंरचना पर रिंग फेंसिंग, यूजर चार्ज के माध्यम से शहरों को न्यायपालिका बॉन्ड के लिए तैयार किया जाएगा। शहरों को म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है उसके लिए तैयार किया जाएगा। और भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड, 4 ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा या फिर मथुरा। इन 4 ऑप्शंस में बताना है कि भारत का पहला नगर पालिका बॉन्ड कौन सा है। और अगर मैं कहीं भूल रहा हूं तो वो भी आप लोगों को मुझे याद दिलाना है कि भारत का पहला नगर पालिका बॉन्ड कौन सा है। देखते हैं शहरी अवसंरचना विकास निधि को। दोस्तों यूआईडीएफ के अंतर्गत वित्त पोषण उन बैंकों से किया जाएगा जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहते हैं। दोस्तों जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक होते हैं, जैसे कि कुछ बैंक्स होती है जैसे महिला बैंक या एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सब क्या करते हैं, एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ये ध्यान में रख के ऋणों का वितरण करते हैं, यानी कि लोन्स वगैरह ये लोग, जैसे महिला बैंक है, भारतीय महिला बैंक, ये क्या करेगा, महिलाओं को फोकस करके ऋण देगा। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, तो ये क्या करेगा कि ये भी हाउस होल्डर्स को जो कि घर लेना चाहते हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड कराएगा। तो कुछ जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं उनको ऋण देने के लिए जो उनके लक्ष्य हैं, जो उनमें विफल रहते हैं, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसका प्रबंधन क्या है, राष्ट्रीय आवास बैंक, मैंने चर्चा किया ही है, नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा किया जाएगा। तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का बैंक है जो कि प्राथमिकता किसको देता है, हाउस या होम, जो आवास वगैरह के लिए लोन लेते हैं, आवासीय लोन, होम लोन, उनको टारगेट करता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, हाउस वगैरह बनाया जाएगा। और शहरी स्वच्छता, अर्बन सैनिटेशन, सेप्टिक टैंक्स और सीवरों की सफाई पूरी तरह से मशीन से की जाएगी ताकि मैन होल से मशीन होल मोड की ओर बढ़ा जा सके। मैन होल दोस्तों, जैसे शहरों में जो सीवर होता है, लाइन जिससे हमारा गंदा जल जो ग्रे वाटर है वो बहता है, तो आप देखेंगे गलियों में कहीं कहीं एक मेन जगह बनी होती है जहां पे कुछ पत्थर से ढका होता है, और वो बाकी की जो सप्लाई लाइन है उसमें जैसे कहीं पे कचरा फंस जाए, जैसे ये मेन होल है और ये मेन होल है, तो यहाँ जैसे अगर कचरा फंस जाए तो इन दोनों होलों में से जो इस सेंटर के नजदीक होगा उसको खोल करके यहाँ सफाई करने के लिए पहले कौन उतरते थे, लोग उतरते थे, मैन उतरता था, इंसान उतरता था।
और इसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी विकृतियां हैं। एक प्रथा एक जाति विशेष के लोगों को इसमें झोंकती है। ये एक विशेष मुद्दा है, बहस का मुद्दा। फिलहाल हम इसमें नहीं जाएंगे और ये एक जातिगत चीज़ों को देखता है, समेटता है। तो इसलिए अब क्या करेंगे कि मेन होल के अंदर अगर किसी को घुसना है तो अब वो कौन घुसेगा, मशीन जाएगी। इसमें दोस्तों एक दिक्कत ये हो गई थी कि जब मेन होल के अंतर्गत लोग घुसते थे ना, तो लोगों की कई बार जहरीली गैसें अंदर होती हैं, क्योंकि कचरे से जानते हैं तमाम तरह की गैसें बनती हैं। तो उन गैसों से कई बार कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसी को थोड़ा कंसर्न जताते हुए गवर्नमेंट इसमें सुधार करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो है मैन होल की सफाई अब जो है मशीनों से की जाएगी, इस बात को प्राथमिकता गवर्नमेंट दे रही है। तो दोस्तों अब आएगा हमारा जो है चौथा प्राथमिकता हमारी आएगी। चौथी प्राथमिकता दोस्तों हमारी होगी जो है क्षमता को उजागर करना, यानी कि अनरिलीजिंग द पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए। तो अब ये वीडियो तकरीबन 30 मिनट का हो गया है। तो आगे हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ये जो बाकी की 3-4 प्राथमिकताएं बची हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जो बजट की समरी है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर जो थोड़ी बहुत शब्दावलियां या कुछ टर्म्स या जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस वाला सिस्टम बचेगा उसको भी हम इसी श्रृंखला के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो सप्तऋषि है इसके एक सेक्शन जब एक वीडियो और आएगा तो उसके बाद सप्तऋषि जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद बजट के जो अन्य प्रावधान है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और बताते रहिएगा कि बजट की जो श्रृंखला है आपको कैसी लग रही है। क्या इस श्रृंखला में इतना दम है, इतना पोटेंशियल है कि आपको परीक्षा के अंतर्गत अंतर जो है कुछ नंबर दिलवा सकती है या नहीं। तो दोस्तों जो भी कमेंट्स हो अच्छे बुरे, वीडियो को देखते वक्त जो भी आपके मन में आए कि कोई सुधार करना है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। मुझे इंतजार होता है आपकी प्रतिक्रियाओं का, और बहुत सारे लोग पॉजिटिव जो प्रतिक्रिया हैं वो दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आऊँ जिससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। चौथी श्रृंखला लेकर हम बजट सीरीज की हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।